So today, continuing the trend, we are doing a Science and Tech GS paper 3. And a quick note that our aim is to get the demand, address all parts, write a good introduction in a given standard framework. That being said, there are few points I would like to mention that these questions are still relevant. It's not economic question which were like they appeared and won't appear, and like these questions have still have probability of reappearing, especially the topics which are very important like IPR, patent, section 3D of patent act, and so on. So we'll take understanding, and it may happen that sometimes when I am trying to do justice with the topic, the length of videos exceed. But I think giving due diligence when you are doing previous year question, then understanding those things and like mastering them is very essential. So that's why I don't try to minimize that. But today I'll focus like you get some grasp of these topics because I know they might appear and they will somewhat in some sort appear here and there. So let's start with our answer and see what our students have written. So the first question is, what is a digital signature? What does its authentication mean? Give various salient built-in feature of digital signature. Okay, so all these like three parts already there for digital signature. Next, like question changes its tone and asks about different technology. How does 3D printing technology work? List out advantage and disadvantages of this technology. तो सबसे पहले हमें डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बताना है, उसके ऑथेंटिकेशन की मीनिंग बतानी है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। देन सेलेंट फीचर बताने हैं, तो मतलब ओवरऑल डिजिटल सिग्नेचर को हमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में डिस्कस करना है। सेकेंड है 3D टेक्नोलॉजी की वर्किंग बतानी है, वर्किंग पे मतलब ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। देन एडवांटेज डिसएडवांटेज छोटे छोटा आप बना सकते हो, and that will fetch you around 5 to 6 mark in 10 marker and easily 8 marks to 9 marks in 15 marker। तो चलो देखते हैं भाई इन्होंने क्या लिखा है। फर्स्ट ओके, डिजिटल सिग्नेचर से शुरू किया है, कर सकते हैं बिल्कुल क्योंकि 5 पार्ट हैं एक ही चीज़ में, तो आप स्टार्ट कर सकते हो इजीली। इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विच इंश्योर्स दैट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिक। इतना ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ दैट इंश्योर। ओके, और भी चीज़ें हैं। और सेकेंड पार्ट इन्होंने लिखा है ऑथेंटिकेशन। इट मीन्स दैट it gives the information about the creator of the document and ensure that document has not been tempered or altered। तो ये इसमें जो है ना कुछ और अच्छा फीचर भी तो है, फीचर भी है। फीचर में इन्होंने बात किया है टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग, एफिशिएंसी। देखो अब ये आपने पार्ट को गड़बड़ कर दिया है, आप डिजिटल सिग्नेचर के फीचर बताने लगे हो जबकि इसने क्वेश्चन में अगेन आपने जो मिस कर दिया है वो है बिल्ट इन फीचर्स। मतलब आपको ओवरऑल डिजिटल सिग्नेचर के ओवरऑल फीचर या जनरल फीचर नहीं बताने हैं, इसके बिल्ट इन फीचर्स के बारे में बात करनी थी। मतलब ये टेक्नोलॉजी के अंदर क्या बिल्ट इन फीचर है वो, तो आपने एक पॉइंट जो है मिस कर दिया यहाँ पे, एड्रेसिंग द पार्ट, क्योंकि आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कंक्लूजन, जरूरी नहीं था यहाँ पे, डोंट ट्राई लाइक 5 हमेशा बोलता हूँ ना, 3 से ऊपर जब जाने लगे 3 या 3 से ऊपर तो यू कैन अबेंडन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाइक डिस्कस में है तो आप चीज़ें बताओगे, लिमिटेशन बताओगे, इंट्रो कंक्लूजन दोगे। यू कैन अबेंडन दैट इन टर्म्स लाइक जो की एसेंशियल चीज़ें हैं उसी पे बात करके आप 3 से ज़्यादा पार्ट हो तब, 10 मार्कर हो तब, अगर 15 मार्कर है तो आप
देखो कि आप कितना फॉलो कर सकते हो, देन इट्स योर कॉल राइट देन एंड देयर। बट जहां ये 4 पार्ट हो जाए या एक क्वेश्चन में 5, आई स्ट्रांगली रिकमेंड, कुछ लोग आपको बताएंगे बट दे आर नॉट दैट मच एक्सपीरियंस, और उन्होंने या तो फिर लिखा नहीं है या फिर दे डोंट नो लाइक हाउ मच टाइम इट टेक्स। सो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक क्वेश्चन में इतना डिलिबरेट होके जाओ, और इट वोंट मेक मच डिफरेंस। बेहतर होगा कि आप लाइक शॉर्टकट फॉलो करो, डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन दो और अच्छा कीवर्ड यूज करके आंसर करो। Now that being said, let's see इन्होंने सेकेंड पार्ट को कैसे एड्रेस किया। वर्किंग ऑफ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इट इज अ कंप्यूटर स्कैड बेसिकली वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज्ड डिस्पोजिशनल मॉडलिंग। अब ये टर्म लाइक या तो बहुत ही टेक्निकल हो गया, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं ना तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो सक्सेसिव लेयरिंग भी आप बोल सकते थे, बट ऐसे भयानक शब्द मत यूज करिए कि पढ़ने वाला भी लाइक कंफ्यूज हो जाए। सो यूज स्टैंडर्ड टर्म। स्टैंडर्ड टर्म मतलब कि जीएस जो हम लोग बोलते हैं ना, यूपीएससी भी बोलता है, यूपीएससी में भी अगर आप फिर से पढ़ो जाके इसमें नोटिफिकेशन, तो इट डजंट से कि यूज टेक्निकल, इट सेज कि एजुकेटेड पर्सन शुड नो। तो वो है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल वालों भी आप मिल जाएंगे, टॉपर गौरव अग्रवाल से लेके, कि इफ़ यू यूज स्पेसिफिक वेरी वेरी स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म, दे आर नॉट अवॉर्डेड मार्क्स। ओके, तो आपने इसके एडवांटेज बोला है, टाइम इफिशिएंट प्रोडक्शन, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, एडवांसमेंट इन हेल्थ, क्वालिटी प्रोडक्शन। इसमें कुछ चीज़ें आप बहुत इंपॉर्टेंट है जो नहीं छोड़ सकते हो, कि ये इसमें वेस्टेज बहुत कम होता है, ठीक है। तो इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सभी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। चैलेंजेस नहीं पूछा है सर, डिसएडवांटेज पूछा है, डोंट डेविएट। तो आपका ये सेकंड आई वुड से कि 2 पार्ट में आपने गड़बड़ कर दिया है। कैन नॉट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, खासतौर पे आते हुए सिंपल क्वेश्चंस में। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। डिसएडवांटेज में ये है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसका, है ना। जब आप मशीन लेते हो बहुत महंगी है, देन आपका कैड के लिए ना बहुत ज़्यादा आपको स्पेशल नॉलेज स्किल चाहिए होगी। जो स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल जो है इज अ रिक्वायर्ड, एसेंशियल, सिने क्वा नॉन है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज आप बात कर सकते हो। जो आपने लिखा है ठीक है, बट चैलेंज नहीं है वो, मतलब हेडिंग जो है जो जैसा पूछा है वैसे ही कॉपी करिए ऑर्डरली फैशन में। चलिए देखते हैं सेकंड में इन्होंने क्या लिखा है। सेकंड, स्टूडेंट राइट्स डिजिटल सिग्नेचर इज इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑन डिजिटल इंफॉर्मेशन सच एज मैसेज, डिजिटल डॉक्यूमेंट। फर्स्ट का थोड़ा सही था, इसमें भी आप स्टैम्प जो बात कर रहे हो, तो देखो डिजिटल, अगर मैं कहूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर में डिफरेंस फिर क्या हो गया। अगर मैं यहाँ पे ऐसे साइन कर दूं और भेजूं तो क्या हुआ, ये क्या डिजिटल सिग्नेचर है, नहीं ना ये, बट ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है क्योंकि ये फिजिकल तो नहीं है। सो दैट्स द डिफरेंस लाइक यू हैव टू ड्रॉ हियर, कि ये जो होता है ये समवॉट इनक्रिप्टेड इनकोडेड होता है, दैट हैज समवॉट लाइक बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक पब्लिक की का यूज़ करते हैं। जो आप अगर किसी ने भी आधार डाउनलोड किया है, अगर आधार डाउनलोड किया तो उसमें आता है आपका बैंक स्टेटमेंट आता है, तो दे फॉलो जनरल पब्लिक की फॉर्मेट कि आप अपना बर्थडे डालो, वो आपका पासवर्ड होगा, उससे खुल जाता है। तो ये एंड देन सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी इसमें है कि जिसने जनरेट किया है, जब आप डालोगे तो वो आएगा और वो अप्रूव्ड होता है। जैसे वो चीज़ डालोगे ना तो एक टिक बन के आता है। तो ये आप करके देखो, दीज आर द फीचर, जो बिल्ट इन फीचर की भी बात हुई थी ना, तो वही इसके बिल्ट इन फीचर्स हैं। देन मीनिंग ऑफ ऑथेंटिकेशन में इट हैज अ प्रूफ ऑफ जेन्युइननेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। जो इन्होंने सेकंड में इन्होंने दूसरे टर्म में इसी को बोला है कि इट हैज नॉट बीन टेम्पर्ड और अल्टर्ड, that is what proof of genuineness and integrity of the document। और जो भी साइनिंग या
जो सर्टिफिकेटिंग या जनरेटिंग अथॉरिटी है उसके जेन्युइन, ऑथेंटिक एंड इंटीग्रल होने का प्रूफ है। ठीक है, बिल्ट इन फीचर में आपको यही बता रहा था कि यूज ऑफ इंक्रिप्शन पब्लिक की होता है, देन आपका इशूड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको। देन और क्या इसके फीचर हैं कि सिक्योरिटी फीचर्स हैं कुछ ये सारे। देन आपका सेकेंड पार्ट है हाउ डज 3D प्रिंटिंग वर्क। इसमें आपको सीधे भाई डायग्राम बना दो, इसमें इतना चीज़ें बताने की जरूरत नहीं। आप थोड़ा सा बता सकते थे कि 3D प्रिंटिंग ये होती है विच रेफर्स टू ये मैन्युफैक्चरिंग। डेफिनेशन देख के वो जो आपने दिया है, क्या दिया है कि मैं इज अ कंप्यूटर एडेड डिजाइन टू मेक मॉडल ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट बाय लेयरिंग ऑन डाउन सक्सेसिव, अब देखो यहाँ पे भी सॉरी लेइंग डाउन सक्सेसिव लेयर ऑफ मटेरियल सच एज प्लास्टिक फाइबर। ठीक है, ये वर्किंग डाला, वर्किंग में सीधे आप डालोगे कि डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग कंप्यूटर कैड। देन है इंक मटेरियल टू बी यूज्ड, दोनों को यहाँ पे ऐड करोगे इन सक्सेसिव फैशन, देन क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर दिखा पाओगे तो बेहतर है। एडवांटेज डिसएडवांटेज हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ कंक्लूजन इन्होंने लिखने की कोशिश की है। 3D प्रिंटिंग हैज डाइवर्स एप्लीकेशन लाइक हेल्थ सेक्टर, टिश्यू जनरेशन, ऑटोमोबाइल सेक्टर। जब आप ये चीज़ें ना, अब देखो आपने क्या थोड़ा सा गड़बड़ किया। आप जो एडवांटेज जो बात हो रही थी ना, तो आप यहाँ पे एडवांटेज काइंड ऑफ बात कर रहे हो, इसका डाइवर्स एप्लीकेशन है। एडवांटेज ही तो हुआ कि इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई एक टेक्नोलॉजी है उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, हेल्थ में है, ऑटोमोबाइल में है, तो इसका एडवांटेज हुआ। तो ये इसके लिए माइंडफुल रही है। हेंस गवर्नमेंट शुड कोऑपरेट विद प्राइवेट सेक्टर टू यूटिलाइज दिस टेक्नोलॉजी टू इट्स फुलेस्ट। आप अगर कंक्लूजन देते तो डिसएडवांटेज के बाद बात कर सकते थे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी है, अच्छी है, तो इसके लिए आप लेवरेज दे सकते हो टू ब्रिंग अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, बट इतना अभी रैम्पेंट या वाइड यूज नहीं हुआ। बेसिकली यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन वायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कितना हमारा वैल्यू जनरेट हो रही है और कितना वैल्यू लग रहा है, तो उस एरिया में, और स्केल भी कि हम बहुत मास प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं, तो इसका स्केल बहुत अभी लिमिटेड है। आप वास्ट स्केल पे इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए कॉस्ट भी महंगी है। अगर ऐसा हो पाता है कि हम इसको बहुत बड़े स्केल पे फटाफट प्रिंट कर पाते या मटेरियल बना पाते, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो दीज आर द हिंडरेंस विच नीड्स टू बी अ चैलेंजेस दैट नीड्स टू बी ओवरकम इन 3D टेक्नोलॉजी। सबसे बड़े यही चैलेंजेस है। ठीक है, तो आई थिंक इट गिव्स यू अ गुड आइडिया अबाउट बोथ डिजिटल सिग्नेचर एंड 3D टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Bring out circumstances in 2005 which forced amendment to Section 3D in Indian Patent Law 1970. Discuss how it has been utilized by Supreme Court in its judgment in rejecting Novartis patent application for Gleevec. Discuss briefly the pros and cons of decision. बहुत ही स्पेसिफिक करंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये अगेन आप देख ही रहे हो कि 2005 का है और ये 2014 का आई थिंक क्वेश्चन है, 13-14 में आया है। ठीक है, हम 2 ही साल का लेते हैं तो इस एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, बट 13-14 में से किसी भी साल आया है। और ये जजमेंट भी आई थिंक 2007 या 9 का है। ठीक है, तो क्यों यहाँ पे आया है? बिकॉज दिस होल थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी है, आगे के लिए भी है। इसको सेक्शन 3D इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा जो आप IPR में पेटेंट पढ़ते हो ना, उस पूरे टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज लाइक हार्ट एंड सोल ऑफ लाइक जेनेरिक मेडिकेशन एंड जो पूरा डिफ्रेंशिएट करता है ना इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उसके लिए। तो ये पेटेंट एक्ट बहुत अच्छे से थोड़ा सा तैयार कर लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन फिर से आने घूम फिर के।
ये सब चीज़ें आप केस भी तैयार कर सकते हो। तो हम एक बार देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉपी देखते हैं। फर्स्ट कॉपी में इन्होंने लिखा है, ओके, इससे पहले इन्होंने इस क्वेश्चन का कुछ कंक्लूजन दिया है जो मैंने मिस कर दिया था पहले वाले क्वेश्चन का। R&D 6.5 ऑफ GDP, जर्मनी इतना है, नीड टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर इन PP मॉडल इन साइंटिफिक डेवलपमेंट। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, कि ये कंक्लूजन जो आप दिए हो ये कहाँ से क्वेश्चन से कनेक्ट हो रहा है? क्या क्वेश्चन ने कुछ बात कही है कि साइंस एंड टेक में हमें डेवलपमेंट करने की जरूरत है? कैसे कनेक्ट हो रहा है? इट्स जस्ट लाइक कि आपको ये डाटा दिखाना है और आपने डाल दिया। बी रेलेवेंट, बी स्पेसिफिक, बी प्रिसाइज एंड इफेक्टिव। डोंट यूज कि आपको आता है कुछ चीजें, आपने पढ़ा है बहुत चीजें, उसको डालना ही डालना है। डोंट डू दिस थिंग अनलेस अंटिल इट इज कनेक्टिंग डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो आप हर जगह पे किसी भी टॉपिक में डाल सकते हो। आप ये इसमें स्पेस पे क्वेश्चन है तो भी आप डाल सकते हो। एनी टॉपिक यू कैन टेक ऑन। इकोनॉमी में भी डाल सकते हो, एग्रीकल्चर में भी डाल सकते हो कि हम इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और ज्यादा करेंगे तो एग्रीकल्चर में हमारा उद्धार हो जाएगा, लैब से लैंड की हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके और अच्छा कर देंगे। तो दिस थिंग इज लाइक दैट कि हम एफिशिएंसी पे काम करते हैं, एफिशिएंसी को हर जगह अप्लाई कर देंगे। तो डोंट डू दिस थिंग्स, इट्स अ ह्यूज नो। Unless until it is relevant, don't do this thing, and make this habit of not writing a single word other than what is required. फॉर्मेट है स्टैंडर्ड, आपका आंसर डिमांड कर रहा है तब आप करिए। आई एम गिविंग यू वेरी स्पेसिफिक डायरेक्शंस इन दीज क्वेश्चंस कि आपको एक कंक्लूजन यहाँ पे नहीं लिखने की जरूरत थी। यू विल स्टिल गेट अ गुड मार्क इफ यू आर एड्रेसिंग द 5 पार्ट्स एंड डूइंग जस्टिस विद देम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पढ़ चुके हैं, अब इस पे हम इनका इंट्रो और कंक्लूजन, सॉरी इंट्रो और ओवरऑल पार्ट्स एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं और डिमांड को मीट कर रहे हैं कि नहीं वो देखते हैं। क्योंकि हमारा एम क्या है, इंट्रो, पूरी आंसर पे नहीं है, हमारा फर्स्ट स्टेज में है इन डिमांड, पार्ट्स, इंट्रो एंड फ्रेमवर्क। 4 चीजें हमारे स्टेज 1 में। और स्टेज 1 अगर आपका क्लियर हो गया तो लाइक दैट्स हार्ट एंड कोर ऑफ मेंस आंसर राइटिंग। आप खुद भी फील कर पा रहे होगे कि अब क्वेश्चन देखते ही आप इट व्हाट इट डज नो, लाइक इट रिड्यूसेस योर टाइम। आप मेंस में बैठ के जब क्वेश्चन पढ़ते हो यू टेक बड़े आराम से। अगर आप ये चीज़ें नहीं क्लियर हैं, आपको पार्ट्स और ये सब चीज़ें नहीं क्लियर हैं, यू विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट टू थिंक कि क्या क्या चीज़ें हैं, एंड स्टिल यू आर गोइंग टू मिस पार्ट्स और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एंड देन यू गेट वेरी वेरी लेस मार्क्स। सो ये आपका लाइक प्रीलिम के एक रेफरेंस दे के बताऊँ तो इट्स लाइक कि अवॉइडिंग सिली मिस्टेक एंड गेटिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट। जो चीज़ें हैं एलिमिनेशन टेक्निक की तरह है चीज़ें, कि आप जो सिली मिस्टेक हैं, अनरिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो या फालतू के ऑप्शंस हैं, या जो चीज़ें आप करते हैं उसको आप एलिमिनेट कर रहे हो ये 4 चीज़ें डेवलप करके। नाउ लेट्स मूव अहेड, आंसर देखते हैं। इंडियन पेटेंट लॉ या एक्ट बोल दो भाई सीधे, इन्होंने ये दिया पेटेंट एक्ट 1970 gives exclusive right to inventor for an invention, नहीं भैया, provide for process patent या provided for process, है ना, provided कर दो ज़्यादा अच्छा है, for process patent only, circumstances that led to amendment in section 3D in 2005। ठीक है, ओके। तो पेटेंट एक्ट में हमने जो है अमेंडमेंट किया था वो डिफरेंट सिनेरियो था। इन्होंने सर्कमस्टांसेस 2005 के पूछे जो 3D में चेंज हुए हैं। तो पहले तो आपको 3D बात करना पड़ेगा ना, अगर नहीं मालूम है तो एक बार पढ़िए क्या बात करता है सेक्शन 3D। ठीक है, तो ये बात करता है सेक्शन 3D जो आप यहाँ पे लिखे हो, तो एज पर पेटेंट एक्ट सेक्शन 3D, ठीक है ना, क्या करता है
तो जो आपने ये बात यहाँ से पहले लिखी है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग, ये सब चीज़ों का यहाँ पे लेना देना नहीं है। दीज अप्लाई टू, बेसिकली आप कहना क्या चाह रहे हो मुझे समझ में आ रहा है कि आप पढ़ोगे कि WTO हमने साइन किया था, उसमें ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रिप्स के अंतर्गत वी वर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर प्रोडक्ट पेटेंट, ठीक है। बट दिस इज स्पेसिफिकली आस्किंग कि हमारा सेक्शन 3D में क्या है। 3D में आपको अगर नहीं मालूम होगा तो दिक्कत हो जाएगी। दिस सेज, लाइक सेक्शन 3D सेज दैट एनी प्रोडक्ट which do not make any if मतलब बहुत बड़ा चेंज नहीं करता है और एफिशिएंसी नहीं लाता है। एनी प्रोडक्ट विच डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट चेंज इन efficiency or effectiveness, then it would not be treated as a patent। और दूसरा एक और इसमें बात है कि प्रोडक्ट विच आर ऑलरेडी देयर, तो उसको आप नए तरीके से बना के और कहो कि ये प्रोडक्ट हमारा है, तो इट वोंट बी अलाउड, ठीक है। तो ये हमारे चेंजेस जो है आए थे सेक्शन 3D में, और इसी को बेसिस बना के फिर हमारा ग्लीवेक जो केस था, इसमें ये था कि अब ये जो मैं बात किया यहाँ पे से पहले कि कौन से नॉन प्रोडक्ट हैं, तो जैसे कि शुगर हो गया, चीनी हो गया, अल्कोहल हो गया, है ना, तो ये नॉन प्रोडक्ट हैं। अगर आप इनको दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से बना के कहो कि भैया मैं तो चीनी पे मेरा लाइक पेटेंट है, मेरा सिंगल एक्सक्लूसिव राइट है, तो इट वोंट बी एंटरटेन। तो दिस वाज द थिंग। और ग्लीवेक केस में हुआ ये था कि जो कंपनी थी, तो उसने बोला कि ग्लीवेक बेसिकली एक काइंड ऑफ सॉल्ट है, और इसमें इमेंटेनेब नाम का ये एक स्पेसिफिक सब्सटेंस इन्होंने बना के ऐड किया था, और ये बोल रहे थे कि क्योंकि हम इसमें नई चीज़, नया प्रोडक्ट डाले हैं, तो इसलिए हमको इस पे पेटेंट राइट मिलना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट डिस्कार्डेड दिस एप्लीकेशन सेइंग दिस थिंग कि यू आर टॉकिंग अबाउट ऑलरेडी existing and known substance without making any significant change in it, तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल आई थिंक रिक्वायर्ड था, जो जनरली आपको नहीं मालूम तो नहीं मालूम है, ठीक है। डिस्कस प्रॉस एंड कॉन्स, तो इसमें आप किस चीज़ को प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ डिसीजन, कौन सा डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ठीक है। तो प्रॉस किसके लिए होगा, प्रॉस पूरी सोसाइटी के लिए होगा, जनता के लिए होगा कि भाई दे आर नॉट गोइंग टू कैपिटलाइज वेल नोन थिंग, अदरवाइज ये लोग यूएस की तरह बना देंगे कि ऑलरेडी नोन चीज़ों को भी बहुत स्ट्रिक्टली। और तभी हमारा देखो अभी भी जो पूरा जोर पड़ा है ना अभी करंट अफेयर में, ट्रिप्स प्लस जो बना रहे हैं लोग, तो ये पूरा कैपिटलाइज करने के चक्कर में है ट्रिप्स प्लस में। तो इंडिया इज नॉट बीइंग पार्टी, इनफैक्ट हम ट्रिप्स में भी कहाँ फॉलो करते हैं, हमारा जेनरिक मेडिसिन का जो पूरा सेक्टर है वो समवॉट, अगर आप बात कहो तो स्ट्रिक्टली अगर ट्रिप्स को नहीं फॉलो करता है। तो इसका प्रॉस क्या होगा कि हमारा लोगों को, कंज्यूमर को, गरीबों को फायदा होगा इस डिसीजन का, ठीक है। दवाओं पे या जो प्रोडक्ट हैं उन पे फ्रिवलेस पेटेंट नहीं जारी होगा, ठीक है। कॉन्स क्या होगा कि इट में हेम्पर इनोवेशन। मान लो ये तरीका है, अगर मैं खुद ही डाउटफुल हूँ कि मैं एक नए तरीके से, एफिशिएंट तरीके से कुछ जैसे चीनी या अल्कोहल बना सकता हूँ, देन आई वोंट बी वेस्टिंग माई एफर्ट, आई मीन रिसोर्सेज ऑन दिस थिंग। तो इट में हैम्पर इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फंडिंग एंड ऑल दैट। तो ये इसके कौन से, और कई कंपनियां जो है अपने प्रोडक्ट भी नहीं लाएंगी कि ऑलरेडी है, हमें लाइक प्राइस नहीं अपना डिटरमाइन कर पाएंगी, तो ये एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट है। तो ये सब चीज़ें आप लिखते हैं इसमें कॉन्स में। इन्होंने क्या लिखा है, प्रमोट इन्वेंशन, कैसे भाई, ये तो अगेंस्ट हो गया ना, एडवांसमेंट इन हेल्थ, एडवांस, अब ठीक नहीं पता तो आप कोशिश किए हो। हाई प्राइस इन कॉन्स तो रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे देखो जजमेंट की वजह से जो प्रॉस कॉन्स है ना वो रिवर्स हो गए जो आपने लिखा है उसका। ऑटोनॉमी, थेफ्ट, कंक्लूजन, नीड टू adhere with Paris Convention and WTO TRIPS and
नहीं, यहाँ पे जो था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वाइडली अप्रिशिएट किया जाता है। तो आप अगर कंक्लूजन देते भी, वैसे तो आई वुडेंट से कि क्योंकि 5 पार्ट है तो इट डजंट रिक्वायर, बट अगर आप दे रहे हो तो आप इस पे यही बात करते कि टू कंक्लूड सुप्रीम कोर्ट इन दिस decision strike the balance between a capitalist intellectual IPR with uh, welfare mandate of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक किया, अदरवाइज चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं और फिर लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होती, जो स्टेंट और ऑल दैट है ना, ये सब इस लाइक ड्रग प्राइस कंट्रोल जो है ना, पूरा इस पे हिट चलता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन द बुलवार्क ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सोशल सेगमेंट फ्रॉम दिस कैपिटलिस्ट ट्रेंड्स। खैर, इन्होंने क्या लिखा है, इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ WTO in 1995 as a part became party to TRIPS. India earlier allow only process patent, but to fulfill condition of agreement, India allowed प्रोडक्ट पेटेंट। तो हाँ, ये हुआ था, बट आई थिंक ये 2005 से पहले हो गया था। आई थिंक 1998 के अराउंड या 2000 में ये अलाउ किया था। फाइनली आई थिंक 2005 में आने मतलब इन्फोर्स हुए थे प्रोविजंस, और तब फिर इस तरह से फ्रिवलस केसेस आने लग गए थे, दैट लेड टू अमेंडमेंट इन सेक्शन 3D ऑफ पेटेंट एक्ट 1970। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मैंने बता दिया शॉर्ट में, उसका रिलेवेंस नहीं, बट फिर भी अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम होता है तो प्रॉब्लम होती है। सो आई टोल्ड यू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, कंक्लूजन भी मैंने हल्का सा डिस्कस कर लिया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिक्स्ड डोज ड्रग कॉम्बिनेशन FDCs, डिस्कस देयर मेरिट एंड डिमेरिट। अगेन इसमें मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा, क्योंकि डीप में नहीं, मतलब ओवरऑल अगर आपको नहीं मालूम कि ड्रग्स लाइक कैसे बनते हैं, उनके क्या टाइप हैं और यूजेस में, तो थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ स्टिल इन न्यूज़, इट कैन बी आस्क। खास तौर पे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका इशू बहुत है। चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट, उसमें बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। इंडिया का फोकस है आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में। I4 जो मिशन था, तो बहुत सी चीज़ें इससे जुड़ी हुई। तो आई वॉन्ट से कि ट्रेड इट लाइटली, अच्छे से इस पे ध्यान दो, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। चलो देखते हैं, पहले स्टूडेंट ने क्या लिखा है भाई। फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन आर मोर देन वन ड्रग टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन फॉर पर्पज ऑफ मीटिंग। देखो, आप जब ड्रग्स ही बोल दिए हो ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हो। ये सब चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये शब्द इंपॉर्टेंट हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, क्योंकि इन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वाई? बिकॉज अ ड्रग जो है, जो आप दवाई लेते हो, आप खुद सोचो, आई वुड से यू समथिंग लाइक दिस। जब आप काढ़ा बनाते हो तो कई चीज़ें डालते हो ना उसमें। कुछ लोग उसमें तुलसी का पत्ता डालते हैं, शहद डालते हैं। दे आर समवॉट लाइक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उनकी प्रॉपर्टीज आप लेते हो, ठीक है। तो दैट्स वन पार्ट, लाइक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। बट काढ़ा कौन पीना चाहता है भाई? कोई नहीं पीना चाहता। तो वो प्लस उसके और भी चीजें हैं, तो समझने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि समटाइम इट इज सो स्मेली एंड लुक्स अगली। तो ये चीजें भी हटाने के लिए क्या करते हो, एक तो ये पार्ट हो गया, देन इसमें जो ड्रग्स में हो गया एक्टिव पार्ट, देन अदर पार्ट भी होते हैं उसमें। आपके स्वीटनर्स होते हैं, है ना, जो गोलियां फाकते हैं छोटी छोटी, जो होम्योपैथिक होती हैं, तो काइंड ऑफ वो। देन आपका इसमें डी कलर या कलराइजेशन होता है, तो वो सारी चीज़ें डालते हैं ताकि लोगों को भैया देखने में एस्थेटिक लगे। कुछ लोग हैं कि उनको इसका भी असर पड़ता है, वरना सारी दवाएं सफ़ेद क्यों होती हैं? तो ये सब एस्पेक्ट जो है ड्रग्स में है। बट द पार्ट विच मेक्स योर बॉडी गो थ्रू, तो इसमें एक एग्जांपल भी आप दे पाते तो अच्छी बात थी। जैसे जनरली जो है, अब कॉम्बी फ्लेम ले लो,
कॉम्बीफ्लेम ले लो या फिर पैरासिटामोल ले लो, ठीक है। तो जनरली इट हैज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीपायरेटिक, कोई भी ड्रग हो सकती है, पायरेटिक, एंटीपायरेटिक प्लस एनाल्जेसिक ड्रग। एंटीपायरेटिक क्या करती है, आपका स्वेटनिंग जो ग्लैंड्स होते हैं इनको ओपन कर देती हैं सो दैट यू स्वेट मोर एंड योर टेम्परेचर कम्स डाउन। एनाल्जेसिक क्या करते हैं कि वो आपका पेन रिलीफ करते हैं। तो दीज टू कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर देयर इन पैरासिटामोल्स। तो आप ये चीजें करोगे और पीछे आप देखोगे ना तो उसमें बहुत सारे होते हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज आस्किंग कि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन क्या है, और इसीलिए विल फाइंड कि डिफरेंट डिफरेंट ड्रग के डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट हैं और साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि कुछ आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सूट नहीं करते हैं, तो वही आप उसी चीज के लिए दूसरा आप लेते हो जिसमें हो सकता है वो सब्सटेंस नहीं हो। सो हैव दिस सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ओवरऑल आई होप कि ये आपको थोड़ा सा तो समझा गया होगा, ठीक है। तो दिस टर्म यू हैव टू यूज हियर। और क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ये, तो आप इतना बता पाते ना कि जो है हमारा ड्रग में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लाइक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं इन अ ड्रग, तो हम उसको एफडीसीज बोलते हैं। ये जरूरी नहीं था बट ये मैंने समझाने के लिए पूरा बता दिया कि एफडीसीज के अलावा भी आपका अलग अलग इंग्रेडिएंट यूज होते हैं। फिर इन्होंने क्या बोला है, डिस्कस देयर मेरिट एंड डीमेरिट्स। तो मेरिट क्या हो गया, पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू ड्रग, कॉस्ट इफेक्टिव, एसेसिबिलिटी। कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है आपका एक ही साथ कई सिम्टम को काउंटर कर पाता है ना। तो इफेक्टिव जो है ट्रीटमेंट नहीं बोलेंगे, इफेक्टिव इफेक्ट बेसिकली जो है ना ड्रग का, तो वो मोर इफेक्टिव हो जाता है। और क्या इसमें आप बोलोगे इसमें फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन के कि हाँ चीपर हो जाती हैं चीज़ें, दोनों के लिए अलग अलग दवाई लेने जाओगे तो महंगी पड़ेगी, ठीक है। अवेलेबिलिटी का तो यू विल हैव टू थिंक, बट अगेन एक क्वेश्चन ऐसा था कि आप इसको यहाँ पे सोच के आंसर कर सकते हो कि इसकी क्या मेरिट है, ठीक है। तो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, देन आपका काउंटरिंग मल्टीपल सिम्टम्स, लोअर कॉस्ट, तो ये कुछ डेफिनेट मेरिट हैं। डीमेरिट क्या है, साइड इफेक्ट सबसे बड़ा है ना। साइड इफेक्ट जो होते हैं कई ड्रग्स के वो हैं। देन आपका अपटेक ऑफ अनरिक्वायर्ड सब्सटेंस, हो सकता है आप सिर्फ, कई लोग जो क्या होते थे ना कि होते हैं एक्चुअली, होता था नहीं, होते हैं कि कुछ भी होता है दे टेक ड्रग इवन फॉर लाइक हेडेक हो रहा है तो उसके लिए भी कॉम्बिफ्लेम ले लेंगे या कई बार पैरासिटामोल लेते हैं। तो दे आर ओवरलोडिंग देयर किडनीज बिकॉज द किडनीज हैव टू डील विद द एक्स्ट्रा इफेक्ट, द ड्रग इफेक्ट, तो वो होगा। और साइड इफेक्ट के साथ साथ दे इट में हार्म अदर ऑर्गन्स। तो ये आपका कुछ है जो साइड इफेक्ट या मतलब डिमेरिट्स है। साइंस एंड टेक्निक्स टू बी इनहेंस्ड बाय ब्रिंग अबाउट, नहीं ऐसा वे अहेड नहीं देना है। सेकंड पहले हम कॉपी देखते हैं फिर आपको एक आइडिया दूंगा कि अगर ऐसे में आपको किस तरह का वे अहेड देना है। When two or more drug combine together in fixed ratio, again drug नहीं शब्द यूज होगा। I told you active pharmaceutical ingredient is a better word, और active ingredient भी आप बोल दोगे तो भी चलेगा बट वो आप नहीं हटा सकते हो। Some fixed ratio in a single drug dose to treat any disease called F disease, merit demerit। भाई आप तो पढ़े हो ना बायो वाले स्टूडेंट, तो कैसे कुछ तो बताओ, हम इंजीनियर होके इतना बता रहे हैं यार। However, some concerns, वैसे मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजी भी है, some concern have been raised which should be addressed। देखो अब ये क्वेश्चन का अगर आपको कंक्लूजन लिखना है ना तो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन आया कहाँ से है, लाइक व्हाई दे हैव आस्क्ड, इंटेंट
है ना। तो अभी आपको मैंने बताया कि जो एफडीजीज के लिए इंडिया इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन चाइना, ठीक है। तो आप इसमें बात कर सकते हो ओवरऑल कंक्लूजन में कि इंडिया इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन ये, तो इसको डेवलप करने की जरूरत है। उसके लिए गवर्नमेंट I-4 जैसे बताया था मिशन लेके आई थी। तो ऐसे में इस तरह के अगर आप कंक्लूजन दो तो इट्स बेटर, जो कनेक्टेड है इस चीज से, है ना। यू आर जस्ट शोइंग द एग्जामिनर या कि आप क्वेश्चन क्यों पूछे हो, है ना। और बाकी चीज़ों को मेरिट डिमेरिट तो हम कर ही चुके हैं। ओवरऑल एक फ्रेमवर्क दे रहा है वे फॉरवर्ड के लिए कि हमें अपना इंडस्ट्री बनाने की ज़रूरत है अपने एफडीसीज के लिए, जो कि रिक्वायर्ड है, उसके लिए बेस बनाने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट यू आर कंक्लूडिंग विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ FRP कंपोजिट मटेरियल। इसका था फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक, राइट। तो पूछ रहा है FRP कंपोजिट मटेरियल क्या है। अब खाली इतना क्वेश्चन अब यूपीएससी देता है कई बार। आई डोंट थिंक इट्स लाइक जस्टिस टू स्टूडेंट्स। FRP का तो खैर, बट द थिंग इज दिस क्वेश्चन वाज अगेन ट्रिगर विद करंट अफेयर। तो साइंस एंड टेक में आपको करंट अफेयर में छोटे छोटे बट मोटे यूज वाले मीन्स थिंग्स विच आर ऑफ स्मॉल इन्वेंशन भी, जिनका बड़ा स्केल पे यूज है या सिग्निफिकेंट यूज है, उस पर नजर रखना है। हाउ आर दे मैन्युफैक्चर, डिस्कस एप्लीकेशन एविएशन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है भाई। तो इन्होंने क्या लिखा है, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक इट इज कंपोजिट मटेरियल मेड ऑफ पॉलीमर मैट्रिक्स रेनफोर्स विद फाइबर। ठीक है, ओके। तो होता क्या है, आप सिंपल प्लास्टिक लेयर ले लिया जो आप देखते हो घरों में होती हैं, देन उसमें आप फाइबर जो होते हैं वो जोड़ देते हो। फाइबर कहीं पे भी जोड़ते हैं ना तो इट गिव्स अ टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथन करता है। तो फिर आप लेयरिंग करके इसको बनाते हैं, 2-3 लेयर करके, आप देख सकते हो इंटरनेट पे भी। तो दिस इज हाउ दिस FRP इज प्रोड्यूस्ड। इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है काफ़ी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हाउ इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। लेयरिंग विथ एडिशन ऑफ फाइबर मटेरियल, ये आपको दिखाना था। अगर आप बता के और एक डायग्राम बना के दिखा दो तो बेहतर है कि ये हो गया प्लास्टिक, ये हो गया फाइबर, इन दोनों को ऐड करते हैं इन व्हाट वे, इन लेयरिंग मेथड। ठीक है, लेयर टुगेदर, और ये एक डायग्राम बना दो, हो गया। यूज योर ब्रेन, मुझे भी ऐसा कुछ मालूम नहीं बट इट कैन बी वेरी इफेक्टिव। मालूम नहीं मतलब कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसेस है ये नहीं, बट आप एक जनरल एजुकेटेड माइंड कैन प्रोड्यूस दिस थिंग्स। एप्लीकेशन इन एविएशन एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। यार सोचो ना यार, प्लास्टिक कहाँ यूज होता है एविएशन और ऑटोमोबाइल दोनों में अगर बोल रहा है। सबसे बढ़िया लाइक अगर कभी बस में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, तो सीट्स आर मेड ऑफ दिस थिंग्स। व्हाई? बिकॉज दे आर लाइटर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। देन दे आर लाइक काफी इनमें स्ट्रेंथ और टिकाऊ होती हैं, है ना। तो दीज आर द फैक्टर्स, लाइक लाइटर बहुत हैं, स्ट्रेंथ बहुत है और चलती बहुत है, रेसिस्टेंट बहुत है। लाइक बाकी चीज़ों पे कुछ गिर गया तो खराब हो जाए, ये सब चीज़ें इनमें कमियां नहीं हैं। सो दैट्स वाई दे आर हैविली यूज। आपकी फाइबर जो बॉडी है ना, अब आने लगी है कार एंड ऑल की, जो आप देखते हो कि प्लास्टिक बॉडी है, तो वहाँ पे यूज होता है। तो दीज आर इट्स यूजेस। FRP आर प्रूविंग इटसेल्फ इन मेनी वेज, हेंस विल रिमेन। ओके, हाँ, इस पे ना आपको मैं जब स्टैंडर्ड PDF दूंगा ना, तो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी, जब भी कोई प्रोडक्ट पूछे ना, तो देर आर स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसी तरह का कुछ, है ना। तो आप बोल सकते हो कि ये भी देखो लाइन चल जाएगी। यहाँ पे FRP की जगह कुछ भी और लगा दो कि ये प्रूविंग इटसेल्फ इन मेनी वेज हेंस विल रिमेन इन यूज, ये नहीं, ठीक है। मतलब ये वाला चीज़ है कि प्रूविंग itself in many ways and at finding ways application in many area। तो हमें अगर फ्यूचरिस्टिक है तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, वेल इस्टेब्लिश है
तो अप्लाई बेसिकली अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, हम अलग अलग सेक्टर में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसका यूज़ आप घर बनाने में, रूफ बनाने में भी आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो। तो देयर इज़ अ फॉर्मेट ऐसे चीज़ों के लिए, तो आई विल प्रोवाइड दैट इन आवर स्टैंडर्ड जो PDF होगा उसमें। ठीक है, वे अहेड इन्होंने क्या लिखा है भाई, डीमेरिट, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है FRP का कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर विद प्लास्टिक मैट्रिक, वर्क एज अल्टरनेटिव ऑफ वुड, स्टील एक्सेट्रा। ये अच्छा थोड़ा सा है कि आप बता दिए हो कि कैसे काम करता है वुड, गुड। और इंट्रोडक्शन भी अच्छा है, लाइक सिंपल है और सोबर कि हाँ आपने चीज़ बता दी। इट्स अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन आई वुड से गिवन दिस क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर मोल्डेड विद पॉलीमर मैंने दिखा दिया है फर्स्ट वाले में, वो देख लो, ठीक है। एप्लीकेशन एविएशन हैज़ वेट नहीं, लेस, अच्छा लेस वेट। प्रिसाइज इंजीनियरिंग चीपर फास्टर, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो एप्लीकेशन यहीं पे आपने देखो, अब यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना पार्ट में, अब चीज़ें वहीं लिख रहे हो, तो सिंपल सिंपल यही चीज़ लिख दो। एविएशन में जो आप अगर स्पेसिफिक और ज़्यादा दिखाना था, दोनों में एक्चुअली यही है कि लेस वेट होगा ना, तो एविएशन में तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड है, तो स्ट्रेंथ और लेस वेट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी लोग जनरली मतलब कंबाइन नहीं कर पाते हैं, बट इट हैज़ वेरी मच सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। अगर गाड़ी कहीं पे टकराती है और आगे का अगर बम्पर जो है ना ऐसे मटेरियल से बना है, टेंसाइल मटेरियल से, तो इट कैन अब्सॉर्ब सो मच ऑफ वेट, सॉरी इम्पैक्ट। तो सेफ्टी वाला इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो आपको ये कुछ जो बहुत ही हट की चीज़ें हैं ना, अगर वो आप बता पाओगे ना, तो इट शोज दैट यू हैव इनसाइट। तो अगर आप ये बात करते तो यहाँ पे बात करते कि इट हैज़ वेरी लेस वेट, स्ट्रेंथ, सो इट कैन बी मोल्डेड इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। स्पेशली जो सीट बन रही हैं आजकल, इंडिगो तो दबा के यूज़ करता है भाई, बैठ जाओ तो इतनी चीप चीप इनकी सीट्स होती हैं। खैर, तो ये आपको ऐसे बड़े से नई चीज़ें देनी है, आपको थोड़े से इंसाइटफुल अगर एप्लीकेशन है तो आप दिखा पाओ तो बेहतर होगा। और ये आपका नॉर्म बहुत ज़्यादा प्रमोट है, इनफैक्ट फाइन भी इस पे लगता है अगर आप आगे जो बम्पर वम्पर जो लगवाते हैं ना लोग, इसीलिए होता है बिकॉज दैट एक्चुअली becomes dangerous for the person who is hit by your vehicle। तो इसीलिए बम्पर्स पे कहीं पे भी इंडिया में अलाउड नहीं है जो मैं लाइक एक्स्ट्रा लगाते हैं, बिकॉज इट विल हर्ट द पर्सन हु इज बीइंग हिट। अगर ये आपका FPR से लगा है, FRP से, तो इसका इम्पैक्ट बहुत कम होता है बॉडी पे, तो दोनों साइड से। ओके, रन ऑफ द रिवर इसी में क्वेश्चन में है क्या? ओके, डिस्कस देयर एप्लीकेशन एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, व्हाट डू यू नो। ओके, एक क्वेश्चन था इसी में 3-4 पार्ट थे, इन्होंने लग रहा अलग अलग कर दिया। ओके, पार्ट भी कर दिया। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। सिंपल तरीका है इसमें, आपको भैया बनाना है डायग्राम कंपैरेटिव के लिए। ये आपने सीधे बना दिया कि ये लाइक नदी बह रही है, यहाँ पे आप सीधे टरबाइन दिखा दोगे दो और ये जा रहा है। यहाँ पे क्या है, आप ये डैम बनाओगे, है ना, देन यहाँ से आपका टरबाइन यहाँ पे लगती है, जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे, तो ये ठीक है। और ये जनरली सबमर्ज होते हैं, दे आर वेरी लाइक छोटे होंगे, बट दे डू नॉट हार्म लाइक the environment or flow of water, तो they allow the river water to run following its natural course। तो ये डिफरेंस है, कोर ऑफ द कोर डिफरेंस। अब उसको आप कैसे इफेक्टिवली एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दोगे ये डिपेंड करता है। तो वो बॉडी वाला पार्ट है, हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या, तो 5 पार्ट है, तो इसी में आपने क्या फटाफट लिखा है ये देखते हैं। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इज वन वेयर generated using natural flow of river।
ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दे दिया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, डायग्राम अगर बना दो तो सोने पे सुहागा। डिफरेंस फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट, डिफरेंट अदर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए बोला ना कि आप डायग्राम बना दोगे तो डिफरेंस बहुत क्लियरली दिख जाएगा। इन्होंने क्या लिखा है भाई, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट system that harvests energy from flowing water to generate electricity in absence of large dam and reservoir. Difference from conventional, no building of dam is required, no storage, cost effective. ठीक है, that's good. तो ये कुछ इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हो, अगर आप बना पाओ तो और बेहतर है। कंक्लूजन की जरूरत ना है, इतना आपका 5 पार्ट में बहुत है। क्योंकि अब कंक्लूजन किस पे, भाई तो अब मुझे बताओ, ये एक क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने 2 टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा, आप किसके बारे में कंक्लूड करोगे? सो डोंट ट्राई टू राइट कंक्लूजन इन क्वेश्चन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ दिस नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन ओवर यूज एंड फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन बी contributed to emergence of drug resistant disease in India? ये इन्होंने थिंक 14 में या 13 में जब भी आया क्वेश्चन, तब इन्होंने बात की थी, बाद में पता चला कि या दिस इज लीडिंग टू। व्हाट आर अवेलेबल मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, क्रिटिकली डिस्कस द वेरियस इशूज इन्वॉल्व्ड। ओके, तो हमें इशूज को बात करना, सबसे पहले पार्ट 1 है कि क्या एंटीबायोटिक के अनप्रेस्क्राइब्ड यूज से हमारा ड्रग रेसिस्टेंस पैदा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, कैन पूछ रहा है कि कैन ओवर यूज, सॉरी इट्स 7 AM in the morning, I am working. So ये हम पार्ट देखते हैं, इन्होंने क्या इंट्रोडक्शन लिखा है। फ्यू एग्जांपल्स लाइक gonorrhea and TB are prevalent disease in India. Again, India lead to less, okay, something of many lives here. The cause is overuse and free availability of antibiotic. नहीं, आप पूरा डेबिट कर गए हो भाई। ठीक है, आप डेबिट कर गए हो यहाँ पे। सो यस विदाउट, ये तो वही आ गया ना, आपने क्या इंटरव्यू का आंसर लेकर हो क्या? स्टिक टू द फॉर्मेट, ये कभी यस नहीं करना होता है। ठीक है, आप सीधे सीधे बात करोगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन। खैर, इनका सेकंड का देखते हैं, फिर बताता हूँ। अवेलेबिलिटी मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एट लीगल इंडस्ट्रियल लेवल। ओके, तो इसके लिए आपका अगेन इंफॉर्मेशन लैकिंग है, बट ठीक है, हेडिंग ठीक है। तो यू हैव टू अगेन रीड अबाउट दिस थिंग। इशूज इन्वॉल्व ineffective monitoring, quacks, non-strict chemist regulation, awareness, conclusion, WHO guideline and Alma Ata, like I tell you ना, आप ज़बरदस्ती चीज़ें डालने की कोशिश करते हो, डोंट डू दिस। यहाँ पे गाइडलाइंस, आप कौन सी गाइडलाइंस है, यू नो, देयर इज ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म। WHO ने ग्लास बनाया है, ग्लास इज फॉर ग्लोबल monitoring and surveillance system, awareness, I think, analysis. I'll have to see that, but this is their surveillance system जो बनाया है, इसका है लाइक ये वर्ल्ड लेवल पे है, फिर आपका नेशनल लेवल पे मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस सिस्टम हर कंट्री को बनाना है फॉलोइंग दिस थिंग। तो ये आपका रेलेवेंट है, ये कहाँ से रेलेवेंट है? वो तो प्राइमरी हेल्थ
कि बढ़ावा देने की बात कर रहा है ना, तो रेलेवेंट चीज़ें लिखिए, एक्स्ट्रा मत कोशिश करिए। सिर्फ इतना आप बात करते ग्लास पे तो इट वुड गिव अ गुड इम्प्रेशन। सेकेंड ने क्या लिखा है भाई, सेकेंड स्टूडेंट राइट्स दैट drug resistant disease are developing because of growing resistance in infecting organisms, bacteria towards growing resistance in infecting organism। ठीक है, आपको ये चीज़ बताना था ना थोड़ा सा कि क्या है ये, आप बताते, एक कॉन्टेक्स्ट देते कि ड्रग रेसिस्टेंस कहते हैं किसे कहते हैं, व्हाट इज ड्रग रेसिस्टेंस। ठीक है, आप बता रहे हो कि हो रहा है, और फिर आप दिखाते कि हाउ कैन पे आपका क्वेश्चन ही है, हाउ इट लीड्स टू, हाउ इट कैन, है ना, तो आप वो दिखाते कि हाउ इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस डिजीज। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड अप्रोच होता है, यस नो नहीं करना है कभी भी, आपको एक रैशनल प्रोवाइड करना है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है, हाउ इट डज सो। एग्जाम्पल MDR, आइसोनेजिड ओवर यूज, पार्शियल, या फिर आप कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन दे सकते थे यहाँ पे कि रिसेंट रिपोर्ट्स हैव हाईलाइटेड ड्रग ओवर यूज अनप्रेस्क्राइब्ड ड्रग ओवर यूज इन, हमारे कहाँ पे रिपोर्ट आई थी, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में या फिर वेटरनरी में, विच आर लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस डिजीज। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे था, इन लाइक ह्यूमंस में तो है ही, बट सबसे बड़ा ये फैक्टर था जो रिपोर्ट्स में आया था, जो न्यूज़ में आया था। सो ड्रग इन्होंने बात किया है, एग्जाम्पल दे दिया है आइसोनियाजिड का ओवर यूज से ज़्यादा अनप्रेस्क्राइब्ड यूज, यू हैव टू सी द मैकेनिज्म। अगर आप, क्या होता है ना कि आप लेट्स से 2 बैक्टीरिया हैं, एक पूरा प्रोसेस अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, यू कैन सी अ वीडियो देयर। ठीक है, बेसिकली 2 चीज़ें हैं, आप लिमिटेड टाइम के लिए करते हो ना, तो यू किल द कंपटीशन। ठीक है, और उसकी वजह से जो रेसिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, एंड दिस फर्दर लीड टू एवोल्यूशन, एंड दैट्स हाउ दे बिकम ड्रग रेसिस्टेंट। तो ये आपको एक 5 मिनट का आई थिंक यूट्यूब पे वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो देख लेना, समझ लेना। ठीक है, इन्होंने कोशिश किया ड्रग लीडिंग टू म्यूटेशन इन बैक्टीरिया, म्यूटेशन से ज़्यादा टॉलरेंस शब्द यूज़ करोगे ना तो बेहतर होगा। मॉडिफिकेशन इन बाइंडिंग रिसेप्टर, नेचुरल सिलेक्शन, न्यू रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, नहीं, यहाँ पे लाइक म्यूटेशन इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, ये टॉलरेंस डेवलप करने लगेंगे और जो वीक होंगे वो मारे जाएंगे, है ना। ओवर यूजुअल अगर आप बात करो तो जो मैंने यहाँ पे बताया वो म्यूटेशन भी हो सकता है, सो इट्स नॉट लाइक टोटली रॉन्ग क्या मतलब पार्सली करेक्ट है। अवेलेबल मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, तो WHO का मॉनिटरिंग आपको करना था। डिस्कस इशूज में आप बात करते हैं ना कि सबसे पहले जो है कि ड्रग रेसिस्टेंस की वजह से जो है आपका सुपर बग, देन सम डिजीज बिकमिंग अनट्रीटेबल। तो ये जो जितने भी लोग इन्होंने WTO ने थ्रेट बताए थे ना, बेसिकली वही आपको यहाँ बता के ख़त्म करना था। दस देयर इज अ नीड टू कंक्लूजन में कि स्ट्रॉन्ग ये या फिर इन्होंने जो लिखा है कि WHO गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है और वर्ल्ड लेवल पे कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें जेनरिक ऐसे कुछ इश्यूज है ना, तो आप एक जेनरिक टेम्पलेट है और इसमें आई थिंक किसका था, कोयाश्री हर्षा का है, बहुत अच्छा, आई थिंक 2016 के टॉपर थे।
तो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था, तो यू कैन फॉलो दोज थिंग्स. ओके, next question is scientific research in Indian university is declining because a career in science is not as attractive as profession engineering are administration and universities are becoming कंज्यूमर ओरिएंटेड क्रिटिकली कमेंट. यहाँ पे देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है भाई. साइंटिफिक रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज इज डिक्लाइनिंग बिकॉज अ करियर इन साइंस इज नॉट एज अट्रैक्टिव एज आर बिजनेस प्रोफेशन इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनिवर्सिटीज आर बिकमिंग कंज्यूमर ओरिएंटेड. क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा जो साइंटिफिक रिसर्च है वो डिक्लाइन कर रहा है. सबसे पहली बात ये बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है कि क्यों, खुद ही रीजन बता रहा है कि अट्रैक्टिव नहीं है. दूसरा एक और बात ये कह रहा है एंड यहाँ से दूसरी बात शुरू हो जा रही है, राइट. तो आप पहला ये समझ लो, इसको आपको एडजस्ट करना है. देन सेकंड ये बात करना है कि यूनिवर्सिटीज आर बिकमिंग कंज्यूमर ओरिएंटेड. कंज्यूमर ओरिएंटेड से क्या मतलब है भाई? तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपका बीटेक रेवोल्यूशन है. एक टाइम पे सबको बीटेक करना था तो इतना यूनिवर्सिटीज बढ़ गई थी बिकॉज देयर वाज अ डिमांड. कंज्यूमर डिमांड कर रहे थे कि हमको बीटेक करना है. तो बीटेक रेवोल्यूशन अभी हुआ था, अभी इट्स डाइंग डाउन. अभी कोचिंग रेवोल्यूशन हो रहा है, बट ये यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई नहीं होगा. बट स्टिल यू कैन नाउ कनेक्ट दिस थिंग. ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन्स कि कंज्यूमर ओरिएंटेड होके आप ऐसे कोर्सेज, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो जो कंज्यूमर या बेसिकली स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, रादर देन you should be the leading factor, you should be the providing factor, you should be the one who is ought to tell या provide knowledge. बट आप खुद पैसा कमाने के चक्कर में आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो कि जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है प्रोवाइड करके आप बेसिकली एक क्या व्हाट वुड यू कॉल इट, एक सेल्समैन बन गए हो जो जिसको प्रोडक्ट बेचना है, एकेडमिक प्रोडक्ट बेचना है. तो दिस इज द हार्ट एंड कोर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं भाई. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ये कब जाएंगी भाई आपकी गलतियां? आपको सिर्फ एक काम मिला है एंड आई टेल यू ओवर एंड ओवर कि बिफोर अगर आपको ऐसा है तो टेक 20 सेकेंड, वर्बलाइज दिस थिंग इन नॉट जस्ट इन योर हेड with your words. It basically drives a different subroutine in your brain. जब आप mentally कर रहे हो तो आपका सिर्फ नियो फ्रंटल ब्रेन पार्ट एक्टिवेट होता है, but when you verbalize it, your temporal and parietal lobe is activated, which makes it very clear to you. So how many times do I have to repeat this thing? ठीक है, तो पे अटेंशन जो आपको बताया जाए. देयर आर थिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अगर ऐसा आपको बार बार आ रहा है, ये गलतियां आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो इतनी. मेक इट क्लियर. लाइक टॉपर्स की कॉपियां भी देखोगे ना, बहुत कम होती हैं इस तरह की गलतियां, और यू आर सीइंग दिस थिंग और ये रिपीटेड हो रहा है. तो दिस इज हाउ यू कैन अवॉइड दिस थिंग. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ publishing research paper on science, but this trend is declining nowadays. ठीक है, आपने contrarian basically context दिया है. This introduction is accepted. ठीक है. रीजन फॉर डिक्लाइन, अब देखो आपका ये कनेक्शन लेकिन नहीं बना है. बट ट्रेंड इज डिक्लाइनिंग नाउअडेज. कौन सा ट्रेंड है ना, आपको पूरा यहाँ पे पूरी बात कहनी है. दिस को थोड़ा सा बताना पड़ेगा. ठीक है,
दूसरे पार्ट को आपने एड्रेस नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने सटल वे में दे दिया है ना, कंज्यूमर ओरिएंटेड, तो आपने उसको एड्रेस नहीं किया है। साइंटिफिक रिसर्च का, साइंटिफिक रिसर्च में डिक्लाइन क्यों हो रहा है भाई? वेल द थिंग इज, साइंटिफिक रिसर्च के नाम पे जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे है कि इकोसिस्टम नहीं है। होता क्या है कि रिसर्च के नाम पे लोग अच्छा खासा दे आर बीइंग पेड ऑफ, बट दे कॉपी मोस्ट ऑफ द टाइम, प्लेगरिज्म फैला हुआ है। दे विल टेक प्रोजेक्ट एंड रिसर्च ऑफ अदर पीपल, उसी को वापस घुमा के दे देते हैं। दैट हैज़ नो इकोनॉमिक वैल्यू, इट कैन नॉट बी पुट इनटू practice in any idea, in any process of production and so on. So खाली लाइक इकोसिस्टम ही नहीं है, लाइक मैं प्रॉब्लम एक्चुअली जो ग्राउंड पे वो बता रहा हूँ। तो ये किस तरह का इकोसिस्टम प्रमोट करता है? जब आप इस चीज़ को यूटिलाइज नहीं करोगे तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा एंड इट विल डाई डाउन। यूएस का अगर यही चीज़ देखो तो दैट लीड्स टू, जो आप कई जगह पे देखते हो कि ये एकेडमी और इंडस्ट्री का बहुत क्लोजअप टाई अप है। तो ये रिसर्च ऐसे करते हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए होती है, और ये रिसर्च जो है इट इज़ वेरी मच ऑफ फ्रूटफुल, कि आपका जो भी रिजल्ट आते हैं दिस आर इम्प्लीमेंटेड वाया इंडस्ट्री एंड दिस लीड टू प्रॉफिट फॉर इंडस्ट्री एंड देन दे फर्दर प्रोवाइड फंडिंग टू इंस्टीट्यूशन। तो ये फर्दर आपका जो है, तो ये यहाँ यहाँ वर्चुअस साइकिल है, ये आप विशियस साइकिल बना के रखे हो। So that's the core of the problem in Indian context for research। और इसीलिए देखो अभी जो ये इससे पहले बार बार हमारे स्टूडेंट 1 जो कर रहा था ना जड़, वो दैट इज ओनली पब्लिक सेक्टर ड्रिवन, जो 0.65% ऑफ जीडीपी है। अब यहाँ पे आप बात कर सकते थे उसका, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्री का बहुत कम रोल है। वहीं आप डेवलप कंट्री लाइक यूएस, कनाडा या ऐसी जगह, जर्मनी पे देखोगे तो बहुत है इंडस्ट्री लेड रिसर्च। तो दिस इज द क्रिटिकली लाइक हार्ट एंड सोल ऑफ द प्रॉब्लम, जो इशू है ना निटी एंड ग्रिटी में, यही है। नाउ दैट बीइंग सेड, दूसरा पार्ट क्या था? कंज्यूमर, वो मैंने पहले डिस्कस कर दिया, तो ये आपको यहाँ पे बताना था। देखते हैं भैया स्टूडेंट 1 ने क्या लिखा है। बिजनेस, प्रोफेशन, इंजीनियरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन आर मोर अट्रैक्टिव एज ए करियर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ साइंस रिसर्च बिकॉज स्पेंडिंग। हाँ, अब यहाँ पे काम आया भाई, स्पेंडिंग एज जर्मनी 2. अब ये आप स्पेंडिंग इन जर्ड से कैसे, लाइक कम आप मिल रहा है, ठीक है, वैसे चल जाएगा। जॉब डाइवर्सिफिकेशन हैज हिंडरेंस एब्जॉर्ब लार्ज पॉपुलेशन यूथ अवेलेबिलिटी। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि आप क्या मिस कर दिए, और यू डोंट हैव द इनसाइट, सो यू मिस आउट द लाइक हार्ट एंड सोल ऑफ द डिमांड जो है वो यहाँ पे है। दिस इज वाई साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया यूनिवर्सिटी इज डिक्लाइनिंग। नहीं, ऐसे नहीं है। दिस इज लाइक जो आपको बताया वो मेन प्रोसेस वो है। इसके अलावा ठीक है कि अगर आप इसको पॉइंट में इसी को ट्रांसलेट करोगे तो लेस ट्रांसलेशन ऑफ रिसर्च इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, ऐसा बहुत कम है, ठीक है। तो कनेक्शन या लैक ऑफ कनेक्शन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया, पुअर लीडिंग टू पुअर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिलायंस ऑन पब्लिक लीडिंग टू लो पे ऑफ, तो दिस इज फर्दर डिक्लाइनिंग। जो अच्छे लाइक जो विशेष साइकिल की बात की थी उसमें एक और फैक्टर फिर ये ऐड हो जाता है कि जितने अच्छे रिसर्चर हैं दे आर गोइंग वेयर अब्रॉड, दैट ब्रेन ड्रेन, याद आया? तो यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने थे इस तरीके से, ठीक है। यूनिवर्सिटीज एज कंज्यूमर आपने अच्छे से एड्रेस किया, इन्होंने स्किप कर दिया, तो ये अफोर्डेबल नहीं है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्या आप पार्ट और फ्रेमवर्क को अबेंडन कर दो। यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मेट फॉलो करना था, क्योंकि एक क्वेश्चन है और सीधे एक बात पे बात कर रहे हैं। 5 पार्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन है, उसमें 2 पार्ट हैं, उनको आपको एड्रेस करना था। एक इंट्रो दे के 2 पार्ट को एड्रेस करना था और एक कंक्लूजन देना था। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।
ठीक है, आपको पूरा आंसर नहीं लिखना है। सो डोंट डू दिस थिंग। कमर्शियलाइजेशन, पॉलिटिसाइजेशन, आउटडेटेड पेडागॉजी, यहाँ पे विदाउट ना एग्जाम्पल आपका चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये आप, इसीलिए मैंने सबसे पहले भैया बीटेक रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनको थोड़ा सा आपको दो तीन ही पॉइंट लिखो बट एक्सप्लेन करो। क्रिटिकल कमेंट, स्टेम रिपोर्ट, इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन, ये क्रिटिकल रिपोर्ट में है कि ये जो विशियस एंड वर्चुअस ट्रेंड आप थोड़ा सा बात करते कि ये रिक्वायर्ड है, उसको बदलने के लिए गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लेके आई है उस पर बात करना पड़ेगा कि ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन के लिए अनुसंधान मिशन और सब जो थे उन पे बात करना था। वे हैड यूजीसी रिफॉर्म इन इंसेंटिवाइजिंग रिसर्च इन साइंस, बजट एलोकेशन, एकेडमी। अब देखो यहाँ पे आप बना दिए हो, है ना, यहाँ पे आप पकड़ लिए हो, वहां पे आप छोड़ दिए हो। ठीक है, तो ये आप ना रिवर्स वही कंस्ट्रक्ट करते तो आपको खुद ही पता चलेगा कि दिस वाज रिक्वायर्ड देयर। और इसीलिए जो आप कर रहे हो ना, ये बेसिकली यूएस और सब में एस्टैब्लिश है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। तो आप अगर ऊपर बनाए होते तो यहाँ पे सीधे यही बात करनी होती कि वी हैव टू टर्न दिस विशियस साइकिल इनटू वर्चुअस वन। अच्छा सा कंक्लूजन बन जाता है, कनेक्टेड विद योर बॉडी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In globalized world, intellectual property right assume significance and are source of litigation. Broadly distinguish between the terms copy। तो एक हमारा पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, दूसरे पार्ट में तीन चीजों में डिफरेंशिएट करना है, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेड सीक्रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा ये आईपीआर और उसके फॉर्म और टाइप्स जो हैं इसको तैयार कर लीजिए। जो आई थिंक 9 ओवरऑल टाइप हैं टोटल, सब पे आपको मालूम होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक्ट्स क्या हैं, जैसे भी पेटेंट एक्ट था 1970 है आपका, कॉपीराइट ट्रेडमार्क एंड एक और एक्ट है आई थिंक 1994 का, देन आपका जीआई एक्ट है। ये सारे आपको मालूम होने चाहिए। और ये पेटेंट वाले का तो सेक्शन 3D रट्टी मारो भाई, उसको अच्छे से देख लो। ठीक है, देन आईपीआर पॉलिसी है। ये सारी चीजें आपने ये टॉपिक से रिलेटेड तैयार करना है, क्योंकि फिर आपको क्वेश्चन आने हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इस लाइक प्रीवियस ईयर के सीरीज में ही वापस आएंगे क्वेश्चन एंड यू विल फाइंड जो अभी यहाँ बता रहा हूँ उनका यूज होगा। इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले। IPR are right given to person and organization, companies over creation। सीधे पीपल भी कर सकते थे, पीपल ओवर देयर क्रिएशन। ठीक है, ऑफ देयर कितना क्रिएशन ऑफ माइंड, इन्वेंशन इन लिटरेरी वर्क एक्सेट्रा। ठीक है, they usually give creator exclusive right for creation for certain time period। अगेन इसको छोटा छोटा कर सकते हो ना, ये पूरी बात जो है इसमें एक ही में कंप्रेस्ड हो सकती है। सो वर्क ऑन दैट। सिग्निफिकेंस ऑफ आईपीआर एज ए सोर्स ऑफ लिटिगेशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉपीराइट एंड, तो ये आपने मतलब नहीं पढ़ा है, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ रखा है। अगर साइंस एंड टेक में ये छोड़ रखा है तो हर साल आप समझ लो कि 10 से 20 नंबर आपने छोड़ रखा है, आता ही आता है। मतलब हर साल नहीं बट आता है, तो इतना तो आपका है। और एवरी ईयर सम एस्पेक्ट इज आस्क्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि इट इज अ ग्रोइंग फील्ड, लाइक आई टोल्ड यू। ट्रिप्स है, ट्रिप्लस है, एंड इवन एवरी सिंगल ईयर WTO, इन सब में जो आपका मीटिंग होती है तो उन सब में ये डिस्कोर्स का पार्ट है। ठीक है, डिमांड चल रही है, प्रेशर चल रहा है, IR में इसका एप्लीकेशन है, तो यू कैन नॉट लीव दिस थिंग। चलो इनका देखते हैं।
इन्होंने क्या लिखा है, IPR gives an exclusive right to inventor for a creation for a an creation नहीं होगा, for their creation for certain period of time as it is adhered to TRIPS principle. ट्रिप्स प्रिंसिपल से पहले भी IPR एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। तो इतना काफ़ी था, आपको इतना ही बताना था कि IPR होते क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, IPR या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर राइट गिवन टू क्रिएटर फॉर देयर इन्वेंशन, लाइक प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है। इतना कर देते, काम खत्म था। सिग्निफिकेंस, देन सोर्स ऑफ लिटिगेशन, कॉन्फ्लिक्ट ओवर पेटेंट राइट, ठीक है, पेटेंट प्रोसेस सारी चीजें हैं। देन डिफरेंस, देखो इनमें अगर आप कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट और ये आई थिंक कॉपीराइट एक्ट का ही पार्ट है, ट्रेड कॉपीराइट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क एक्ट है 1994 आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और पेटेंट एक्ट है अभी ऊपर आपने किया 1970, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे कॉपीराइट का यहाँ से डेफिनेशन लिखोगे। नहीं लिखे हो तो लिख डालो, क्योंकि अभी भी इम्पोर्टेंट है, अभी भी आएगा, मतलब आने के पूरे चांसेस हैं। एंड यू शुड बी नोइंग फ्रॉम देयर ओनली। वे अहेड, पेरिस कन्वेंशन, पेटेंट, बॉन कन्वेंशन, कॉपीराइट, इंडिया पेटेंट अमेंडमेंट का रूल। अब आपने चीज़ें लिख ली, आपको ये यहाँ पे प्रैक्टिस करते टाइम पे यही दिखाना है कि इसको कैसे क्या करना है। भाई अब क्या कहना चाहते हो हेड में, कि हम इसको फॉलो नहीं करते हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है क्या? तो नेक्स्ट टाइम से आप मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें बताओ, बट गिव मी द फुल like expression, exact and effective expression that you are going to write. Don't give me indications here, okay? या अगर आपको इंडिकेशन देना है तो एक लिख दो कि दिस नीड्स टू बी डन सिमिलरली, बॉन ये so at least follow this thing. So that concludes our session and I tried कि आपको एटलीस्ट एक बैकग्राउंड दे दूँ टेक्नोलॉजीज़ का, जिसका नहीं दिया यहाँ पे। जैसे अभी कॉपीराइट क्या कहता है, यू हैव टू प्रिपेयर। पेटेंट एक्ट के हिसाब से पेटेंट क्या है, प्रोसेसिंग प्रोडक्ट पेटेंट क्या है, ठीक है। और डिफरेंसेस में आपको मैं कुछ पैरामीटर बता देता हूँ कि आप एक डेफिनेशन देते कि होता क्या है, देन टाइम पीरियड कितना होता है, ठीक है। देन आपका स्ट्रिक्टनेस, बेसिकली ये कि ऑफेंस पे भी कई बार आ जाता है कि क्या है। देन आपका इंडिया में कौन कौन से अप्लाई होते हैं, तो इंडिया में तो ऐसे सारे ही अप्लाई होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप एक दे सकते थे कि इनमें ये जैसे ये कॉपीराइट है, ये इसके कॉपीराइट है या ये पेटेंट है, ठीक है। तो पैरामीटर हमेशा लिखो, ठीक है। और ये आपका तो प्रीलिम में भी बहुत अच्छा खासा आया है कि इतना 100 ईयर, 20 ईयर, 10 ईयर ये सब चीज़ें दे रखा है, तो वो रट मारना एक बार। और आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू रीअपियर इन बोथ प्रीलिम एंड मेन एग्जाम. It is a very important topic, IPR. So keep that in mind and work on that. So finally, this ends our session. Soon from next week we'll have a GS paper with केस स्टडीज, क्योंकि केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम एथिक्स पेपर का एक केस स्टडी रोज करेंगे नेक्स्ट वीक से। और जीएस पेपर 2 हमारा बचा हुआ है फर्स्ट स्टेज में, तो फर्स्ट स्टेज का हमारा आई थिंक नेक्स्ट बाय द नेक्स्ट वीक विल गेट ओवर। और कुछ चीज़ें यहाँ पे आई थिंक एक बार हमें फिर से ओवरव्यू करेंगे, देन केस स्टडीज कल से स्टार्ट करते हैं। तो एनीवन न्यू हु वांट्स टू ज्वाइन और राइट केस स्टडीज और अंडरस्टैंड, तो भैया नीचे कमेंट कर देना। एंड या वर्क, कीप ऑन वर्किंग, वर्क एवरी सिंगल डे एंड रिमेंबर दिस कोट
There are two type of aspirant: one who take test and write answer daily, other who take test and write answer when they feel like it. And the person who take test and write answer irrespective of their failing will always beat the one who take test and write answer when they feel like it. On that note, I'll see you tomorrow.